Hello everyone, welcome to the SciFly Chemistry channel. In this session, we are going to start ESR और EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर देखा जाए तो सारे एग्जाम्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन आते ही हैं और ESR EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम 2-3 वीडियो में भी इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की तो भी आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपने पहले NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है तो ये आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप ये पहली बार ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, इजीली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ESR के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 100%। सो फर्स्ट हम थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं कि ये ESR और EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, बाद में हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और रेडिकल के एग्जाम्पल देखेंगे, बाद में नाइट्रोजन कंटेनिंग और ट्रांजिशन मेटल कंटेनिंग, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, वैनेडियम, टिटेनियम। तो ये सारे एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ ESR और EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो पहले तो सारे मॉलिक्यूल, सारे कंपाउंड ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, द मॉलिक्यूल और आयन which are having unpaired electron are said to be ESR active। तो कोई भी आयन हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल्स दिखाएगा और हम उसे बोलेंगे दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और दैट पर्टिकुलर आयन इज ESR एक्टिव। सो द वेरी फर्स्ट कंडीशन टू बी ESR एक्टिव इज इट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Unpaired electron. Now what is the meaning of ESR? It is electron paramagnetic resonance spectroscopy। तो इसके नाम में ही क्या है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड, राइट। सो EPR और ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों भी नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। सो दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले देखी है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन NMR, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो वहां पे हम बात करते हैं प्रोटॉन की। अगर आपने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले पढ़ी है, that is related to the proton which is present in nucleus, so it is called as proton NMR spectroscopy। proton is having positive charge। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि this spectroscopy is related to the unpaired electron which is having negative charge and that is why it is called as electron paramagnetic resonance spectroscopy। अब यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जाने के बाद हम इन दोनों की थोड़ी कंपैरिजन करेंगे। What is difference between proton NMR and ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रोस्कोपी और प्रोटॉन की स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आगे जाके मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी और EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, देखो, मॉलिक्यूल और आयन बियरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब EM रेडिएशन, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर आप वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बम्बार्ड करते हो तो वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा। अब वो कौन सा पार्ट है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे कंटेन विच सेक्शंस, दे कंटेन विच टाइप ऑफ रेडिएशंस। किसी को पता है कि कितने टाइप के रेडिएशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट स्टार्ट्स विथ गामा रेडिएशन, देन एक्स रेज, देन UV रेज, विजिबल रेज, IR रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो हमने ये जो सीक्वेंस मैंने अभी बताया दैट इज फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी टूवर्ड्स द लो फ्रीक्वेंसी, इन सबको मिला के बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से अगर कुछ स्पेसिफिक पार्ट एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, आपने सुना होगा कि जो एनर्जी लेवल का गैप है उस एनर्जी के साथ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो भी रेंज मैच करेगी
वो कलर और वो रेंज एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखो, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे ये मत समझ लेना कि सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सम पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर आयन बियरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन माइक्रोवेव रीजन। अब आगे बताया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन से रीजन का है, माइक्रोवेव रीजन का है। अब आप बता सकते हो दिस इज टूवर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई वेवलेंथ रीजन, राइट। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, माइक्रोवेव रीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज दिस इज एन ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इलेक्ट्रॉन इट should be under external magnetic field, there should be electromagnetic radiation, and then what happens under the influence of external magnetic field, these electromagnetic radiation causes transition between electron spin energy state. So magnetic field provide किया है, unpaired electron है, electromagnetic radiation है, so this electron, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सो दिस विल अंडरगो ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल। उसकी एक लो एनर्जी लेवल होगी, हाई एनर्जी लेवल होगी। वो ट्रांजिशन कब दिखाएगा, तीन कंडीशन हमने सीखी। इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड, देयर शुड बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये सारी कंडीशन होती है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी स्टेट, इसका मतलब क्या है हम समझ लेते हैं। सो देखो, इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन पॉसिबल होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैन बी अरेंज्ड इन अपवर्ड स्पिन एज वेल एज डाउनवर्ड स्पिन। इसे बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सो दिस ms इज इक्वल टू +1/2 एंड ms इज इक्वल टू -1/2। सो दीज two spin quantum numbers are possible for a particular electron, right? ms is equal to +1/2, ms is equal to -1/2. These are two spin states of electron. ठीक है, अब इस +1/2 को अल्फा भी आप बोल सकते हो, -1/2 को बीटा स्टेट भी आप बोल सकते हो। नाउ सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, एंड हियर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं H से, H इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन है। तब क्या होगा, ये जो दो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये जो दो स्पिन एनर्जी लेवल है, वो एक साथ होंगे, दैट विल बी +-1/2। ये दो एनर्जी लेवल है और ये डीजनरेट है, एक ही जगह पे। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। तो दोनों भी स्पिन स्टेट सेम एनर्जी लेवल पे है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब ये इस एक्सिस के ऊपर मैं एनर्जी दिखाती हूँ, सपोज दिस इज एनर्जी, क्योंकि ये डीजनरेट एनर्जी है, आप देख सकते हो द एनर्जी इज डीजनरेट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस एनर्जी इज डीजनरेट, सेम है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही हमने सपोज यहां से द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो हियर द मैग्नेटिक फील्ड वाज 0, इट वाज नॉट अप्लाइड एक्सटर्नली, एंड हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। सो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज टू एनर्जी स्टेट विल स्प्लिट, and lower energy state is having ms is equal to -1/2 and upper energy level is having ms is equal to +1/2। तो कैसे आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वाली लेवल नीचे होती है, ऐसे आपको याद रखना है।
इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. इलेक्ट्रॉन is having negative charge, so ms is equal to -1/2 is at the bottom and ms is equal to +1/2 is at the top. ऐसे ही जब आप PMR देखोगे, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस देखोगे, सो इन केस ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये नीचे की एनर्जी लेवल होती है ना, दैट इज +1/2 और ऊपर की एनर्जी लेवल होती है -1/2. दिस इज फॉर PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्योंकि कैसे याद रखना है, यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, सो दिस +1/2 इज डाउन एंड -1/2 इज अप. इस तरीके से आपको ये एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग याद रखनी है. ठीक है, यहाँ तक बेसिक चीजें सब कुछ क्लियर हो गई है, तो ये नोट डाउन करो. सो डायग्राम सबने नोट डाउन की है. लेट अस रिमूव दिस डायग्राम. आप याद करो, नेक्स्ट सेक्शन में भी हमें ये डायग्राम यूज होने वाली है. सो डायग्राम आप एक बार याद करो, नीचे कौन सी एमएस वैल्यू है, ऊपर कौन सी एमएस वैल्यू है, एक बार देख लो अच्छे से, सो दैट वी कैन अगेन ड्रॉ दिस डायग्राम. Now again draw this same diagram of splitting of line. Suppose on this y-axis there is energy, on this x-axis there is magnetic field. ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एनर्जी. सो फर्स्ट when H external magnetic field was 0, then ms is equal to +-1/2. दोनों भी स्पिन स्टेट एक ही जगह पे, इसे बोला जाता है डीजेनरेट स्टेट. सो दीज आर डीजेनरेट स्टेट. इलेक्ट्रॉन कैन बी +1/2, इलेक्ट्रॉन कैन बी -1/2. सपोज फ्रॉम हियर वी स्टार्ट अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड, it is not equal to 0, then these two spin state split into two different energy state. जो नीचे की स्पिन स्टेट होगी उसकी ms वैल्यू हमेशा होती है -1/2 और ये जो ऊपर की स्पिन स्टेट है उसकी ms वैल्यू है +1/2. कैसे याद रखा हमने, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव विल बी बॉटम. यही अगर आप NMR PMR के लिए सीखोगे तो नीचे की स्पिन स्टेट +1/2 होगी, ऊपर की -1/2 होगी. इतना आपको याद रखना है. ठीक है, अब हर एक स्टेट की कुछ तो एनर्जी होगी, तभी तो इनको एनर्जी लेवल बोला गया है, राइट. सो इस स्टेट की एनर्जी जो है वो होती है -1/2 G बीटा H. ठीक है, अब ये सारे क्या है ये मैं आपको बताऊंगी. इतना याद रखो कि यहाँ पे आया है -1/2 और ऊपर की एनर्जी स्टेट उसकी एनर्जी है +1/2 G बीटा H. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट G बीटा and H naught. So this G is called as gyromagnetic ratio, or in some books it is also called as a Landes splitting factor. Now this gyromagnetic ratio or Landes splitting factor is nearly equal to 2 for free electron. अगर आपके एग्जाम्पल में ऐसा दिया है कि देर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, देन द वैल्यू ऑफ G विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 और समटाइम इट इज 1.9, राइट. सो अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस बीटा. सो बीटा इज समटाइम रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बी. किसी बुक में बीटा दिया रहेगा और किसी बुक में म्यू बी दिया रहेगा. This is Bohr magneton. This is a constant. Bohr magneton. This is a constant. Constant की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. This is a type of constant. Bohr magneton. ठीक है, अब इस Bohr magneton का यूनिट क्या होता है देखो. The unit of Bohr magneton is erg per
अर्ग पर गॉस, दिस इज गॉस, और इट इज जूल पर टेस्ला, ठीक है। अर्ग एंड जूल, दीज टू आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ ये गॉस एंड टेस्ला ये किसके यूनिट है, आपको क्या लगता है? गॉस एंड टेस्ला किसके यूनिट हो गए? यस, सो दे आर यूनिट ऑफ दिस H naught. H naught is what? External magnetic field. So the units for external magnetic field, H is the magnetic field. Note down करो, H is the magnetic field. अब उसके यूनिट क्या है? It may be Gauss or it may be Tesla. Now what is conversion between Gauss and Tesla? ऐसा हो सकता है आपको एग्जाम में म्यू बी की वैल्यू जो है वो अर्ग पर गॉस में दिए है, ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टेस्ला में दी है। यूनिट तो सेम चाहिए। अगर म्यू बी की वैल्यू अर्ग पर गॉस में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी गॉस वाला आपको लेना है, ठीक है। यूनिट के ऊपर बहुत ध्यान देना है, कई बार ऐसे ही गलतियां होती है हमसे एग्जाम में। यूनिट देखो, अगर म्यू बी की वैल्यू जूल पर टेस्ला में दी है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में लेना है। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करो, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है ताकि यूनिट की वजह से आपका एग्जाम्पल गलत नहीं होना चाहिए। अब इन सब वैल्यूज का यूज हमें कहाँ पे करना है? इन सब वैल्यूज का यूज कहां पे करना है हमें? देखो, नाउ दिस इज एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन ट्रांजिशन वो यहां से यहां होगा, राइट, यहां से यहां होगा। सो दिस इज इनिशियल लेवल एंड दिस इज फाइनल लेवल, राइट। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल निकालना है, सो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल की एनर्जी क्या है? +1/2 G बीटा H, माइनस इनिशियल की एनर्जी क्या है? -1/2 G बीटा H। सो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू +1/2 G बीटा H, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, +1/2 G बीटा H, हाफ प्लस हाफ कितना होगा? 1। सो दिस इज इक्वल टू G बीटा H नॉट, एंड दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो डायरेक्टली डेल्टा E इज इक्वल टू G बीटा H, इसके ऊपर एग्जाम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सीखोगे, यहाँ पर भी सीख रहे हो। एंड दिस डेल्टा E is again is equal to H into mu, where this mu is what? Frequency. This is what? Frequency. This mu is frequency. So delta is equal to H mu. ये यहाँ पे पुट करो, H mu is equal to G beta H naught. इस इक्वेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार नोट डाउन करो। फिर हम देखेंगे फर्दर इस एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग कौन कौन से एनर्जी लेवल में होती है। अब तक इतना समझ में आ गया है? नोट डाउन करो। Now let us discuss one example with delta MS selection rule, delta MI selection rule, normal splitting and hyperfine splitting। वो क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। So give the heading delta MS and delta MI selection rules। So see here, let us take an example of hydrogen। Simplest example वो हम लेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। अब मुझे बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। सो इफ यू ड्रॉ, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन
एंड 1 प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द हाइड्रोजन। डन, यहाँ तक क्लियर है? दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से आपको समझना है सारी चीजें। यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। हम देख रहे हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन। नाउ सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन देयर वाज नो एक्सटर्नल field is equal to 0, so both the energy state ms is equal to plus minus 1 by 2, it was degenerate in presence of external magnetic field। तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू कर दिया। सो दीज एनर्जी स्टेट स्प्लिटेड इनटू ms इज इक्वल टू, नीचे कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉन है तो -1/2, ऊपर कौन सा आएगा, ms इज इक्वल टू +1/2। नाउ व्हाट हैपन, दिस इज नॉर्मल स्प्लिटिंग। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया है, दो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए। फर्दर this electron interact with nuclear proton, this electron interact with a nuclear proton। ठीक है, पहले तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के हमें दो एनर्जी लेवल मिले। फर्दर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और हर एक एनर्जी लेवल फर्दर स्प्लिट होती है। ये भी स्प्लिट होगी और ये भी स्प्लिट होगी। ये कितने एनर्जी लेवल में फर्दर स्प्लिट होगी, ये निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन की आई वैल्यू होती है 1/2, राइट। आई वैल्यू ऑफ प्रोटॉन इज 1/2, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू इंटरेक्ट विथ प्रोटॉन, तो कितने लाइन्स मिलेंगे, उसके लिए अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो 2ni + 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब कितने न्यूक्लियस है, कितने प्रोटॉन है, एक ही हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, राइट। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते तो हम n की वैल्यू 2 लिखते, बट कितने हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, 1 हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज देयर, सो n वैल्यू इज 1 multiplied by I value of hydrogen nucleus is what, 1/2, so here it is 1/2 + 1, so total 2 लाइन में ये स्प्लिट होगा। सो हर एक लाइन कितने लाइन में स्प्लिट होगी, फर्दर 2 लाइन्स में। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो भी 2 लाइन्स होगी ना, उनके बीच में 1 यूनिट का एनर्जी गैप होता है, और ये इसको सिमेट्रिक होगी, एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर होगी, इससे सिमेट्रिक 2 लाइन्स हमें मिलने वाली है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे +1/2 है। सो यहाँ से सिमेट्रिकली नीचे कितना होगा और ऊपर कितना होगा, इसे अगर आप 0 कंसिडर करते हो, इसे अगर आप 0 कंसिडर करते हो, इसे अगर आप -1/2 कंसिडर करते हो, इसे +1/2 कंसिडर करते हो, सो व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन दीज 2 लाइन, 1। सेंट्रल क्या है, 0, डिफरेंस आया 1। अब आप बोलोगे कि यहाँ -1/2 नीचे क्यों लिखा, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या किया है, -1/2 नीचे क्यों लिखा, तो हमेशा आपको याद रखना है, ये अगर +1/2 है ना, तो इसे स्प्लिट होने के बाद नीचे का आएगा -1/2। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो स्प्लिट होने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे -1/2। सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है। ऊपर क्या है, +1/2। अब फर्दर दिस -1/2 विल अगेन स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल, फिर से वही होगा +1/2 -1/2। 0 से सिमेट्रिक लेना है हमें, 0 से सिमेट्रिक लेना है, और दोनों के बीच का गैप 1 यूनिट का होना चाहिए। अब हमने क्या बोला था, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आया, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस, और ये ऊपर का हो जाएगा -1/2। तो ये हो गई फर्दर स्प्लिटिंग, जिसे बोलते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, इट इज हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हैपेंस व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इट इंटरैक्ट विद अ प्रोटॉन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो, हाउ मेनी हाइपरफाइन लाइन्स यू विल गॉट इन ESR स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने लाइन्स मिलेंगे, ये तो अभी आगे की बात है, कितने लाइन मिलेंगे, अभी तक तो कोई लाइन नहीं मिली है हमें, अभी तक कोई लाइन मिली है क्या, नहीं मिली। नाउ दीज एनर्जी लेवल दे आर डिनोटेड बाय mi। mi इज इक्वल टू +1/2,
mi is equal to -1/2, this is mi is equal to -1/2 and mi is equal to +1/2। सिलेक्शन रूल ये कहता है, सिलेक्शन रूल इसके बारे में ये कहता है कि डेल्टा mi शुड इक्वल टू 0। फाइनल माइनस इनिशियल, अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल अगर ये mi वैल्यूज आप लोगे तो उनके बीच का डिफरेंस 0 चाहिए। 0 डिफरेंस मतलब सेम mi वैल्यू से सेम mi वैल्यू में ट्रांजिशन होगा, यस और नो। तो वो मैं अलग कलर से दिखाती हूँ। द ट्रांजिशन विल बी फॉर्म सेम mi वैल्यू टू द सेम mi वैल्यू। सो अगर +1/2 यहां से ट्रांजिशन हो रहा है, सो इट विल बी एंड एट अगेन +1/2। सो दिस इज +1/2, दिस इज +1/2, ये एक ट्रांजिशन हुआ, इज इट। दूसरा ट्रांजिशन -1/2 टू -1/2। तो कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है? 2। मतलब कितने लाइंस मिलेंगे? 2। सो द टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन, सो टोटल लाइंस विल बी इक्वल टू 2। तो इस केस में आपको 2 लाइन मिलेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आपको आपकी जो वैल्यू आती है ना 2ni+1 की, उतने ही लाइंस होते हैं। 2ni+1 इस फॉर्मूला की जो भी वैल्यू आएगी उतने ही लाइंस मिलेंगे, क्योंकि डेल्टा mi 0 है। अब अगर आप डेल्टा ms की बात करते हो, डेल्टा ms में क्या वैल्यू आ रही है बताओ एक बार। डेल्टा ms -1/2 टू +1/2। अगर आप डिफरेंस निकालोगे +1/2 माइनस -1/2 इट विल बी इक्वल टू 1। अगर ट्रांजिशन हो रहा है ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, ऊपर से फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, सो दैट दिस विल बी इक्वल टू -1/2। सो +-1/2 इज द सिलेक्शन रूल फॉर ms। जहां पर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग नहीं थी, जहां पर इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन नहीं की थी, उस केस में ms वैल्यू सिलेक्शन रूल +-1 था। और हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होने के बाद mi वैल्यू 0 आई, डेल्टा mi वैल्यू 0 आई। कितने लाइंस मिलते हैं? 2ni+1 में जो भी आप वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उतने ही लाइंस मिलते हैं, उतने ही यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर 2। समझ रहा है यहाँ तक? सबको समझ रहा है? नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस द पास्कल ट्रायंगल फॉर पास्कल ट्रायंगल मतलब 2 लाइंस तो मिले बट दोनों लाइन सेम इंटेंसिटी की होगी क्या? इंटेंसिटी उनकी सेम होगी दोनों लाइन की, या फिर डिफरेंट होगी? वो हमें पता चलता है पास्कल ट्रायंगल से। सो हाइड्रोजन की आई वैल्यू 1/2 है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अभी ये इंटरेक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ, जिसकी आई वैल्यू 1/2 है। तो आई वैल्यू 1/2 टाइप के न्यूक्लियस का पास्कल ट्रायंगल कैसा होता है? देखो, अगर नंबर ऑफ लाइन 1 है, एक ही लाइन मिली तो उसकी इंटेंसिटी एक ही होगी, राइट। अगर 2 लाइंस मिलते हैं तो उनकी इंटेंसिटी होती है 1:1। अगर 3 लाइंस मिलते हैं तो उनकी इंटेंसिटी होगी, देखो 2 को ऐड करना है। यहाँ पे 1 के यहाँ पे कोई नहीं था ना, तो सपोज मैंने यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है। देखो 0 + 1 1, 1 + 0 1। सो 2 लाइन की इंटेंसिटी 1:1 आ गई, ठीक है। अब मैं और यहाँ पे 0 लिखूंगी, फिर से 2 की एडिशन करो। अभी 3 लाइंस चाहिए हमें, ठीक है। 0 + 1 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 1 + 0 1 आएगा। 3 लाइंस मिली, 1:2:1। I इज इक्वल टू 1/2 का पास्कल ट्रायंगल हम देख रहे हैं। फिर से अगर नेबरिंग सपोज आपको मिल रहे हैं 4 लाइंस मिले, अब क्या करना है? फिर से यहाँ 0 0 करो, 2 की एडिशन लो। 0 + 1 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 0 1। सो द रेशियो इज 1:3:3:1। 4 लाइंस मिली आपको और उनके इंटेंसिटी का रेशियो भी मिला। अब देखो यहाँ पे 2 लाइंस मिली है। अगर 2 लाइन है यहाँ पे n लिखना गलत होगा, क्योंकि n हम लिखते हैं नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियस के लिए। यहाँ पे मैं l लिखती हूँ, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन 2 कब मिली? जब नेबरिंग न्यूक्लियस 1 था। n की वैल्यू 1, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, n की वैल्यू 1 पुट की थी तब लाइंस मिले हैं 2। n = 1 होता है तो 2 लाइंस मिलते हैं। सिमिलरली
n इज इक्वल टू अगर 2 है तो 3 लाइन्स मिलते हैं, n इज इक्वल टू 3 है तो 4 लाइन मिलते हैं, n इज इक्वल टू 0 है तो 1 लाइन मिलती है, ठीक है ना। या पास्कल इंटेंसिटी का ट्रायंगल कैसे लिखना है पता चला। सो हमें अगर 2 लाइन्स मिली है तो इनकी इंटेंसिटी होगी 1:1। अब बात ये आती है कि ड्रॉ कैसे करें, ESR में लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, तो ये सब लोगों ने नोट डाउन किया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि कैसे ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइंस ड्रॉ की जाती है। सपोज इस साइड का मैं रब कर देती हूँ, चलो इस साइड में लिख देती हूँ। अब देखो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। सो सपोज एक लाइन मिली है, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज नॉट इजी टू फाइंड दिस मैक्सिमा वैल्यू इन ESR spectra because in ESR we got a broad spectra. In ESR broad spectrum is observed. तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने की वजह से मैक्सिमा वैल्यू हम इजीली नोट डाउन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए द स्पेक्ट्रम ऑफ ESR इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑन y एक्सिस वी विल राइट डेरिवेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी y एक्सिस कैसे होगी, देखो यहाँ पे इट विल बी dA डिवाइडेड बाय dH0, डेरिवेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, और वो डेरिवेटिव स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा आता है। सो यहां पर अगर मैक्सिमा है ना तो x एक्सिस की ये वैल्यू आपको नोट डाउन करनी है। तो यहां पे दिस वैल्यू इज नथिंग बट मैक्सिमा। समझ रहा है सबको? ओके। सो इस टाइप में हम ESR का स्पेक्ट्रा लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर 2 लाइन है, दोनों लाइन की इंटेंसिटी सेम है 1:1। सो द स्पेक्ट्रा विल बी लाइक दिस इज 1 लाइन and again it will be for another line. So this is one line and this is another line, ठीक है। दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो दोनों की लेवल सेम आनी चाहिए, ठीक है। दोनों की लेवल सेम आनी चाहिए, 1:1 इंटेंसिटी 2 लाइन्स, तो वो इस तरह से दिखाया जाता है। सो दिस वाज सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल हमने लिया है प्रोटॉन का। अब हम लेंगे ड्यूटेरियम का एग्जांपल, फिर हम लेंगे मिथाइल रेडिकल का एग्जांपल, फिर हम लेंगे इथाइल रेडिकल, फिर मिथाइल हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम धीरे धीरे जाएंगे ट्रांजिशन मेटल की तरफ। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो नोट डाउन करो। Now let us discuss the ESR spectrum of deuterium and after that ESR spectrum of methyl radical. So right here ESR spectrum of deuterium. अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं और नंबर ऑफ लाइन कितने आएंगे, स्पेक्ट्रा कैसा दिखेगा ये भी आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम में आपको वैसा नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्टली 2ni+1 फॉर्मूले से आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है। बट अभी बेसिक है, थ्योरी भी हम समझ ले रहे हैं, तो वो स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है वो मैं सब आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो ड्यूटेरियम में 1 2, सो 1 इज द एटॉमिक नंबर, 2 इज द मास नंबर। तो ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, but the I value of deuterium is 1. So I is equal to 1 for deuterium. हाइड्रोजन की I वैल्यू कितनी थी for हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं कंपेयर करके दिखवाती हूँ आपको। बेसिक चीज है, समझ लेनी है आपको। हाइड्रोजन के लिए the I value was equal to 1/2. तो हाइड्रोजन के जो Mi लेवल्स थे, Mi लेवल, सो Mi इज इक्वल टू +1/2 एंड -1/2, जिनके बीच का गैप 1 था, ऐसे मैंने बताया था आपको, राइट। Mi लेवल्स कितने थे, एक +1/2 थी, एक -1/2। फिर से ड्रॉ करती हूँ आपके लिए।
यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन के साथ हम ड्यूटेरियम कंपेयर करेंगे। सपोज ये हाइड्रोजन का मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। नीचे क्या था, ms इज इक्वल टू -1/2, ऊपर कौन सी लेवल थी, ms इज इक्वल टू +1/2। फर्दर ये किस में स्प्लिट हुई थी, तो ये स्प्लिट होती है mi लेवल में, और mi लेवल क्या थे, +1/2 एंड -1/2। क्यों, क्योंकि i वैल्यू अगर 1/2 है तो mi वैल्यूज +1/2 से लेके -1/2 तक होते हैं, और उनके बीच का गैप 1 होता है, राइट। उनके बीच का गैप कितना होता है, 1 का होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे +1/2 एंड -1/2 के बीच का गैप 1 है, राइट। अब देखो वैसे ही हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, नीचे की लेवल मैंने कैसे बताई थी आपको, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और ऊपर प्लस होगा। तो ये था हमारा हाइड्रोजन का, ये था हमारा हाइड्रोजन का। अब कंपेयर करो इसको ड्यूटेरियम के साथ। सो ड्यूटेरियम विच इज हैविंग I वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो मुझे बताओ इसके mi वैल्यूज कहां से लेके कहां तक हो गए, +1 to -1, +1 to -1, ये होंगे उसके mi वैल्यूज, और एक एक का गैप हमें रखना है। सो +1 फिर 0 फिर -1, these 3 mi वैल्यूज आर पॉसिबल, राइट। these 3 mi वैल्यूज आर पॉसिबल। इसी का ही मतलब होता है कि 3 लाइंस हमें आगे जाके मिलने वाली है। हमें आगे जाके कितने लाइंस मिलेगी, 3 लाइंस मिलने वाले। वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। सो राइट हियर, सपोज हियर अगेन एनर्जी एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस। सो हियर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, सो ms इज इक्वल टू +-1/2। अब यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू कर दिया। सो H अप्लाई किया है। अब क्या होगा, पहले तो इन 2 एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होगी। ये इलेक्ट्रॉन के ही है, अब तक इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कौन आता है, इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे आता है -1/2, ms इज इक्वल टू -1/2। ऊपर आता है ms इज इक्वल टू +1/2, ठीक है। अब मैं ये ऊपर का रब करती हूँ। ये 3 वैल्यूज कैसे आई है वो पता चला आपको। अब हमें इन्हें फर्दर स्प्लिट करना है, राइट। ms का हो गया, ms का सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा ms इज इक्वल टू +-1। अब ये लाइन फर्दर स्प्लिट होने वाली है mi में, और mi वैल्यूज कौन से पॉसिबल है, +1, 0, -1। अब सेंट्रल का 0 रखना है, +1 कहाँ पे आएगा, -1 कहाँ पे आएगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ अगर प्लस साइन है तो नीचे आता है माइनस, और रिमेनिंग क्या है, प्लस, वो ऊपर आएगा। यहाँ अगर माइनस साइन है तो नीचे आता है प्लस, ये 0 और -1 ऊपर आएगा। तो ये स्प्लिट हुआ है इन तीनों में, ये स्प्लिट हुआ है इन तीनों में। हमारा सिलेक्शन रूल क्या है, सिलेक्शन रूल इज डेल्टा mi इज इक्वल टू 0। सो सेम mi लेवल से सेम mi लेवल में ट्रांजिशन होगा। ऑल दीज आर mi वैल्यूज, ऑल दीज वैल्यूज आर mi वैल्यूज। सो लेट अस ड्रॉ दी ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन के लाइंस में ड्रॉ करती हूँ। +1 से +1 में ट्रांजिशन होगा, 0 से 0 में होगा, -1 से -1 में होगा। कितने लाइंस मिले, 3। ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, टोटल 3 लाइंस, वी विल गॉट टोटल 3 लाइन। अब फॉर्मूला से कैसे पता चला था हमें 3 लाइंस मिलने वाली है, फॉर्मूला कौन सा है हमारा, 2ni + 1। फॉर्मूला से भी 3 आएगी वैल्यू, कैसे, n इज इक्वल टू वॉट, 1। कितने न्यूक्लियस है, ड्यूटेरियम अकेला है तो n की वैल्यू 1 आ गई। I वैल्यू क्या है ड्यूटेरियम की, I इज इक्वल टू 1 + 1। सो 2 × 1 × 1 2 आ गए, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो एग्जाम में हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ना कि ये सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। बस आपको सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए। डेल्टा ms इज +-1, डेल्टा mi इज 0। ये 2 सिलेक्शन रूल आप नोट डाउन करो। mi वैल्यूज कैसे आई समझ में आ गया, ms वैल्यूज कैसे आई है समझ में आ गया, वेरी गुड। सो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का स्पेक्ट्रा क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस स्पेक्ट्रा ऑफ मिथाइल रेडिकल, ठीक है। तो मिथाइल रेडिकल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक आप ये सारा रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम देखेंगे मिथाइल रेडिकल, मिथॉक्साइड रेडिकल एंड अदर कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड।
ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साइफ्लाई केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कई वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।